हेलो फ्रेंड्स, अभी हम ने आज के वीडियो में जो करने वाले हैं वो है सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। इस वाले में हम जो करेंगे, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो अभी कह रहा है कि भाई प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल ना हो वो कैसे अपना फूड बनाते हैं, तो वो हो गया अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो सर्वाइव कैसे करेंगे, वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा उनको। Like humans and animals, such plant depend on food produced by other plants. तो ये वाले प्लांट भी like humans और other animals, they will depend on the plants जो photosynthesis करते हैं। ठीक है, उन प्लांट्स पे ही ये डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए। They use the heterotrophic mode of nutrition. तो जो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं उन सब में क्या होगा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये हेट्रो मीन्स बाय अदर्स, दूसरों का बनाया हुआ जो वो यूज़ करते हैं। Look at the figure 1.5. Do you see yellow tubular structures twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called cascata or amarbill. ठीक है, it does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant. तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे प्लांट्स के ऊपर, येलो येलो स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। इसको बोलते हैं कैस्केटा या फिर अमरबिल। ठीक है, तो ये प्लांट के ऊपर होता है और प्लांट से ही डायरेक्ट ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। जिस पेड़ पे भी ये क्लाइंब कर रहा है उससे वो अपना रेडीमेड न्यूट्रिशन लेता रहेगा। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज़ कॉल्ड अ होस्ट। जिस प्लांट पे ये क्लाइंब कर रहा है वो होस्ट होगा। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। अभी प्लांट्स का रेडीमेड फूड ले रहा है तो दैट मीन्स उसको न्यूट्रिशन की कमी हो रही होगी शायद प्लांट को, तो इसलिए इसको पैरासाइट बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। Are we and all other animals also parasites on the plant? You should think about it and discuss with your teacher. ठीक है, क्या हम भी पैरासाइट्स ही हुए फिर? इसका मतलब देखो भाई, पैरासाइट्स होने के लिए आपको ऐसा है कि सपोज़ वो प्लांट के ऊपर ही रह रहा है हर टाइम, तो वो पैरासाइट हुआ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम उसके जो फ्रूट्स पक गए हैं वो तोड़ के खा रहे हैं, या जब फसल पक जाती है तो हम उसको उसमें से सीड्स निकाल के खा रहे हैं। अगर हम वो नहीं निकालेंगे तो वो अल्टीमेटली वैसे भी ख़राब ही हो जाएगी फसल। ठीक है, कि अल्टीमेटली जब अगर गेहूँ पक गया है और उसको नहीं काट के सीड्स निकालेंगे तो वो वैसे भी वहाँ पे डिके हो जाएगी, अगर वैसे ही उसको लगे हुए छोड़ दिया वहाँ पे। सिमिलरली फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो जब उनको अगर समय पे नहीं काटा गया या समय पे नहीं उन फ्रूट्स को तोड़ा गया तो वो अल्टीमेटली खुद ही वहाँ से गिर के और गलने सड़ने शुरू हो जाएंगे। तो हम खुद को पैरासाइट नहीं बोल सकते, बट हाँ, हम अपनी फूड के लिए डिपेंडेंट ज़रूर हैं प्लांट्स पे। Paheli wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. पैरासाइट्स वही होंगे जो हमारी बॉडी पे रह रहे हैं। सपोज़ ठीक है, बालों में कुछ होते हैं छोटे छोटे, अगर किसी के हो जाए, जुएँ जिनको बोला जाता है, वो पैरासाइट हो गए। या स्टमक में कई बार हो जाता है कि कीड़े हो जाते हैं, तो वो पैरासाइट हुए। जो बॉडी पे या बॉडी के अंदर रह रहे हैं वो पैरासाइट हैं। ठीक है, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा जो एनिमल्स को खा जाते हैं। देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं एंड उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ग्रीन भी हो सकते हैं, किसी और कलर के भी हो सकते हैं। ये कि यहाँ दिखा रखा है ये प्लांट, इन्होंने पिक्चर प्लांट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्या करता है,
द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। जो इसका पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है ये मॉडिफाइड लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और लीफ का जो एपेक्स है वो लिड की तरह बन जाता है जो उसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। इसके अंदर हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ पॉइंटेड होते हैं। When an insect lands in the picture, the lid closes। जब एक पिक्चर में एक इंसेक्ट घुसा, वो अपने नेक्टर के तलाश में घूम रहा है, सपोज फ्लावर से नेक्टर मिलता है तो इसको भी नेक्टर समझ के वो फ्लावर समझ के यहाँ पे बैठता है, तो क्या होगा, वो उसका जो पिक्चर का जो लिड है वो बंद हो जाएगा। एंड द इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इन द हेयर, और वो हेयर के अंदर फंस जाता है। इंसेक्ट इज़ डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। और जो पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रेटेड होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में इसी तरफ से वहाँ पे भी कुछ सिंपल जूसेस सिक्रेट होते हैं जो हेल्प करते हैं उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को ही खा जाते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। Is it possible that such plants do not get all required nutrition from the soil in which they grow? ठीक है, तो मोस्टली जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं वो प्लांट होते हैं जिनको नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो हो सकता है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा हो, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो रहा हो, वहाँ पे ग्रीन पिगमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है, बट क्योंकि उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा सॉइल से, तो इसलिए वो इनमें ये चीज़ डेवलप होती है, मॉडिफिकेशन होती है। इफ़ द पिक्चर प्लांट इज़ ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट नीड फीड ऑन। मतलब ये भी वही कह रहा है कि भाई अगर पिक्चर प्लांट्स ग्रीन है और अपना फूड सिंथेसाइज कर सकता है तो फिर इसको इंसेक्ट खाने की क्या ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत वही है कि भाई वहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी उसको हो रही होती है उस सॉइल में, फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन, तो उसको पूरा करने के लिए वो ये इंसेक्ट्स खा रहा होता है अपना। अब आते हैं, अब ये तो हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़ लिए। अब आते हैं सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, तो मशरूम के पैकेट्स देखे हैं आपने। ठीक है, और अगर ब्रेड को काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दिया जाए बाहर तो उस पर भी जो पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन द वुड ऑन रोटिंग वुड। जो अगर रोटिंग वुड अगर लकड़ी को ऐसे ही रेनी सीजन में बाहर छोड़ दिया जाए तो उस पर भी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे गेट। अब ये ग्रीन तो होते नहीं हैं, तो अब इनको किस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं इन प्लांट्स को और कहाँ से उनको ये मिलते हैं वो यहाँ पे पता चलेगा। पैकेट्स ऑफ अ मशरूम और अ मशरूम ग्रोइंग ऑन अ डिकेड मटेरियल। बुचो वांट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इनको किस तरह से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स टू। माउथ भी नहीं होता इनके पास और ग्रीन प्लांट भी नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है इनमें? अभी एक्टिविटी 1.2 है, तो उसमें क्या कर रहा है कि ब्रेड लिया इसने और उसको मॉइस्चर करके रख दिया, मतलब पानी डाल दिया और उसको लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days until fluffy patches appear on them। अब पानी में भिगा के आप ब्रेड को रख दोगे तो उस पर फ्लफ़ी पैचेस डेवलप हो जाएंगे। ये वाइट हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन या ब्लैक हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो क्या होगा, इस तरह का कुछ वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, write down your observation in your notebook. Most probably you will see cotton like threads spread on the piece of bread. cotton like thread दिखाई देगा आपको। These organisms are called fungi. इन organisms को क्या बोला जाता है? फंगाई बोला जाता है। ठीक है,
दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है, जैसे इस केस में ब्रेड जो है डेड और डिकेइंग मैटर है, उस पर ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। फिर इस सॉल्यूशन से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं सॉल्यूशन फॉर्म में फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इज़ कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। और जो प्लांट्स इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिनको ऐसे ही छोड़ दिया है बाहर बहुत लंबे समय के लिए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, मतलब हॉट टेम्परेचर और ह्यूमिड मीन्स मॉइस्चर भी वहाँ अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी चीज़ पड़ी है तो मॉइस्चर तो हवा में होता ही है और हीटिंग भी है, हीट भी है, तो वहाँ पे फंगस लग जाएगी। तो आजकल तो भाई ये फंगाई बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक बना हुआ है कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस ह्यूमंस में भी ये डिज़ीज़ मिलती है। कौन से कैसे हो रही है कि कोविड से जो लोग रिकवर कर गए हैं उनके अंदर ये डिसीज़ें देखने को मिल रही हैं। और मतलब कि फंगस आपको भी अफेक्ट कर सकती है अगर इन ह्यूमंस का जो क्या बोलते हैं इम्यून सिस्टम कमज़ोर है किसी भी रीज़न से, या वो किसी बीमारी से रिकवर होके हटे हैं, या मान लो कोई उनका ऐसा ऑपरेशन हुआ है लाइफ सेविंग ऑपरेशन, उस टाइम पे भी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो तब भी ये अटैक कर सकते हैं ह्यूमंस को भी और दे कैन स्टार्ट ग्रोइंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और बहुत ही डेडली डिजीज़ होती है ये, क्योंकि अगर हम अंदर उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जैसे आइज़ के पीछे हो गया जहाँ पे एयर पॉकेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होना है, बहुत डेडली डिजीज़ हो जाती है और अगर ज़्यादा फैल गई तो उस पार्ट को निकालना ही पड़ता है वहाँ पे, जैसे आइज़ को या कुछ भी। ठीक है, तो इट्स वेरी डेंजरस। तो अपने आसपास के एरिया को और अपने हैंड्स को भी हाइजीनिक रखिए, माउथ को भी हाइजीनिक रखिए, मीन्स कि ब्रश करते रहें घर 2-4 बार ताकि बैक्टीरिया या कुछ डेवलप ही ना हो पाए अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। पहली स्किन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शोज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब रेनी सीजन में फंगाई सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि एयर के अंदर मॉइस्चर उसको इजीली अवेलेबल रहता है। ठीक है, अगर हॉट बिल्कुल कंडीशन है, बहुत गर्मियाँ हैं, तब फंगस नहीं लगेगी, बट अगर एयर के अंदर मॉइस्चर है जो कि रेनी सीजन में इजीली अवेलेबल होगा तो ज़्यादा रूट डेवलप करती है, क्योंकि इसके जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, फंगस के स्पोर्स एयर में अवेलेबल होते हैं हर टाइम। ठीक है, तो जब भी उसको मॉइस्चर मिलेगा इट कैन डेवलप। Bojo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if the fungi causes disease also. ठीक है, तो फंगाई से ऑब्वियसली डिजीज़ होती हैं, ह्यूमंस को, प्लांट्स को डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं फंगाई, बहुत डेडली डिजीज़ होती हैं। और वो पहले told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause disease in plants and animals and humans. Some fungi are also used in medicines. तो बहुत सारे इसके uses भी हैं बट डेंजरस भी हैं, ये डिजीज़ भी कॉज करती हैं कई फंगाई, जैसे जो आजकल जो चल रही है म्यूक्रोमाइसिटिस, जिससे ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, इट इज़ अ डेडली फंगाई अगर ह्यूमन में इसका इन्फेक्शन हो जाए तो। फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर
When they land on wet and warm things, they germinate and grow. फंगल स्पोर्स हमेशा एयर में प्रेजेंट रहते हैं. जब भी वो लैंड करेंगे, when they land on a wet and warm things, they germinate and grow. वहाँ पे वो जर्मिनेट करेंगे और ग्रो कर जाएंगे. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? अब कैसे स्पॉइल्ड होने से बचाया जा सकता है. भाई उनको वेट ना होने दिया जाए, साफ़ करके रखा जाए रोज़, तो उनको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं हम. हाइजीन का ख्याल रखा जाए. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन. तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फंगाई के बारे में बताया हुआ है और इट इज़ वेरी रेलिवेंट इन टुडेज सिनेरियो. Some organisms live together and share shelter and nutrients. This is called symbiotic relationship. ठीक है, कुछ organisms जो हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं और साथ में रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री. कुछ फंगाई जो है ट्रीज़ की रूट्स में रहते हैं. द ट्रीज़ प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस. ट्रीज़ क्या करेंगे, दे प्रोवाइड nutrients to the fungus. In return receives helps from it to take up water and nutrients from the soil. The tree provides nutrient to the fungus. fungus को nutrients provide कर रहा है tree. और fungus किस तरह से help कर रही है, वो help कर रही है पानी और nutrients को soil में से absorb करने में help कर रही है. This association is very important for the tree. तो ट्री के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है काफ़ी. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइचन्स, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर. जो लाइचन्स होते हैं, लाइचन्स बेसिकली क्या है, क्लोरोफिल. इनमें दो पार्टनर्स होते हैं. एक है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो कि एल्गे है और दूसरी है फंगस जो साथ में रहते हो. इस एसोसिएशन को लाइकन बोला जाता है. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae. Fungus क्या provide कर रही है, shelter, water and mineral to the algae, and in return algae provides food which is prepared by photosynthesis. तो algae फूड प्रिपेयर कर रही है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और फंगस क्या प्रोवाइड कर रही है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स. तो ये लाइकन्स हो गया. लाइचन्स बोलते हैं या लाइकन्स बोल सकते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. अब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर बार बार अगर पेड़ वहाँ पे लगे हुए हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे अगर इसी तरह से चलता रहा. तो वो रिप्लेनिश कैसे होते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. तो इसी के लिए फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं. ठीक है भाई, फर्टिलाइज़र्स का ओवर यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए. जहाँ तक हो सके मैन्योर्स ही यूज़ करो ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो सॉइल है उसकी हेल्थ बनी रहे. ठीक है. और ऑर्गेनिक आपको प्योर हेल्दी खाना मिले. यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. अगर प्लांट्स यूज़ करते रहेंगे तो सॉइल के अंदर मिनरल्स की जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, NPK. ठीक है. तो नाइट्रोजन और फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. तो सॉइल को enrich करने के लिए ये nutrients हमें time to time डालने पड़ेंगे. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of the plants. Plants तभी grow होंगे और healthy भी तभी रहेंगे जब उनकी nutritional requirements पूरी हो रही हैं. यूजली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन. तो जिन प्लांट्स को प्रोटीन बनाना है वहाँ पे उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट रहेगी. आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. तो ऐसी जब फसल कटेगी तो वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी.
you learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, हवा में नाइट्रोजन है बहुत, लेकिन प्लांट्स इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब करके यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म, सोल्यूबल फॉर्म में उनको चाहिए होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम सॉइल के अंदर, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेगा एंड इसको कन्वर्ट करेगा सोल्यूबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओन फूड, राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो ये क्या करता है, इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। तो जितने भी लेग्यूम्स होते हैं या दालों वाले जो भी प्लांट्स होते हैं, जैसे ग्राम प्लांट हो गया, पीस हो गया, बीन्स हो गया, इनके रूट्स में राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, और तो यहाँ पे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया कि जो राइजोबियम है वो क्या कर रहा है, अपना फूड ड्राइव कर रहा है फ्रॉम द प्लांट, और इन टर्न क्या कर रहा है, उसको नाइट्रोजन दे रहा है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ठीक है, तो प्लांट उसको क्या दे रहा है, फूड और शेल्टर दे रहा है, और जो बैक्टीरिया है उसको क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लिग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। ठीक है, लिग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो हुए, फसल हार्वेस्ट की गई, उसके बाद उनकी रूट्स को सॉइल के अंदर ही जो है रहने दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो नाइट्रोजन है वो एज इट इज़ वहाँ पे मिल जाए। तो अब ऐसे में उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स जो है सॉइल में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मीन्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक। कुछ ही प्लांट्स होंगे जिनमें अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक में आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पढ़ी, फंगस। ठीक है, जो आज के टाइम में बहुत ही रेलिवेंट है क्योंकि यही चल रहा है। ठीक है, तो आपकी बुक में ये दिया हुआ है इसके बारे में डिटेल में। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑल एनिमल्स आर categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. सभी एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ हैं क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकते और प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर अ पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? यस, वो भी पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स है क्योंकि कुछ पार्ट वो फोटोसिंथेसिस से कर रहे हैं, बट बाकी के लिए उनको दूसरे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अपनाने पड़ रहे हैं। तो कीवर्ड्स इस चैप्टर में क्या थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्लोरोफिल, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्टोट्रॉफिक, स्टोमेटा। ठीक है, अब इसकी जो समरी है और इसका जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।